तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली कि पोर्टफोलियो की हेजिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक स्टॉक की एक ईटीएफ की हेजिंग करने के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक पोर्टफोलियो है हमारा, और स्वाभाविक है आप सभी लोगों के पास पोर्टफोलियो होगा, उस पोर्टफोलियो की हेजिंग कैसे करें। लेकिन उसके पहले दोस्तों ये बात करना बेहद जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट हमने चर्चा करी थी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी, कि जो भी हमने इस आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स में कवर किया है, आप मान के चलिए कि ये सब गलत है। हमने जो कुछ पढ़ाया वो उल्टा सीधा पढ़ाया, गलत पट्टी पढ़ाई। आपको क्या करना है, आपको अब हमने जो बताया उसको टेस्ट करना है। आपकी टेस्टिंग पर हमने जो सिखाया वो खरा उतरे तो आप इस्तेमाल कीजिए, वरना नहीं कीजिए। कोई जरूरत नहीं है जो हमने इस कोर्स में कवर किया है उसको फॉलो करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगे आप वही कीजिए, चाहे वो सिस्टम के, समाज के, भगवान के, सबके खिलाफ हो। जो आपको सही लगे वही आप कीजिए। क्यों बोल रहे हैं दोस्तों ऐसा? क्योंकि ये फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमने जो बताया उससे ज्यादा जरूरी क्या होती है, किस तरह से आपने इसको डिप्लॉय किया। तो आपको डिप्लॉय करना सीखना है, मुद्दे की बात है वो। और वो आप जब सीखेंगे, जब आप करेंगे वो, तभी आप सीख पाएंगे। कोर्स के माध्यम से तो आपने इस कान से सुना उस कान से निकल जाएगा, लेकिन आप सीखेंगे कब? जब आप करेंगे पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग कीजिए आप, और पेपर ट्रेडिंग में जो आपका अनुभव आए उस अनुभव से सीखिए, और उसी के अनुसार जो आपको सही लगे वही कीजिए। क्योंकि आपका प्रॉफिट हो, आपका लॉस हो, वो हमारा तो होगा नहीं, आपका होगा। तो चूंकि लॉस आपका होने वाला है, घाटे की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी आपकी है। जो आपको सही लगे वही कीजिएगा, चाहे वो उसके खिलाफ हो जो हमने इस कोर्स में पढ़ाया है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो है हमेशा वही करना है जो आपको सही लगे, उसी के अनुसार आप आगे बढ़ें। अब दोस्तों एक ये डाउट आया था, आप में से ही एक दर्शक ने पूछा था कि भैया जी हमको जो स्प्रेड बेनिफिट मिलता है, वो स्प्रेड बेनिफिट हमको कब मिला था? जब हमने जो है एक जो फ्यूचर था उस पर हम लॉन्ग थे, अगस्त करंट महीने में हम लॉन्ग थे, और जो सितंबर महीना था उसमें हम शॉर्ट थे, उसमें हमने सेल किया था। तो जब हमने एक फ्यूचर बाय किया, एक फ्यूचर सेल किया, एक फ्यूचर पे लॉन्ग थे, दूसरे फ्यूचर पर शॉर्ट थे, तो हमको मिला था मार्जिन बेनिफिट। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो मार्जिन बेनिफिट है, ये जो मार्जिन बेनिफिट है, ये आपको कब मिला? जब आपने सिस्टम में एक बाय किया, एक सेल किया। करेक्ट? सिस्टम में जब बाय सेल किया, पोजीशन टैब में सिस्टम को पता है कि आप करंट मंथ पे लॉन्ग हो, मिड मंथ पे आप शॉर्ट हो, तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा इतना। करेक्ट? लेकिन जब आप हेजिंग करते हो तो सिस्टम को ये चीज पता थोड़ी है कि आप डिलीवरी पे लॉन्ग हो, फ्यूचर में शॉर्ट हो, तो आपको ये जो मार्जिन बेनिफिट है ये वहां नहीं मिलेगा। ये मार्जिन बेनिफिट आपको सिर्फ मिलेगा जब आप पोजीशन टैब में सिस्टम को बता रहे हो कि भैया मैं एक फ्यूचर पे लॉन्ग हूं, दूसरे में शॉर्ट हूं, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होगा। सिस्टम को पता है, पोजीशन टैब को पता है कि आपकी रिस्क कम हो गई है, आप एक पे लॉन्ग हो, दूसरे पर शॉर्ट हो, तो आपको वो इमीडिएटली दे देगा क्या? मार्जिन बेनिफिट। जब आपने लॉन्ग किए होगे आपने, तो आपको इतना मार्जिन लगा होगा, जब आप शॉर्ट किए होगे तो आपको इतना मार्जिन लगेगा। लेकिन जब दोनों साथ में होंगे तो आपको मार्जिन लगेगा इतना। अब अगर आप एक लेग को, एक चीज को, मान लो ये सेल किया है, बाय कर देते हो आप, तो फिर आपको फुल मार्जिन लग जाएगा। तो कहने का पॉइंट यह है कि ये जो मार्जिन बेनिफिट आपको मिला है, आपका काम 43,000 में चल रहा है, ये केवल तभी तक है जब आपके दोनों फ्यूचर शॉर्ट एंड लॉन्ग अवेलेबल हैं और पोजीशन टैब में अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों जब आप क्या करते हो, जब आप करते हो हेजिंग, हेजिंग में क्या होता है? हेजिंग में आप सिस्टम को नहीं बता रहे, सिस्टम को ये बात नहीं पता कि आप डिलीवरी में लॉन्ग हो, फ्यूचर में शॉर्ट हो, तो वो कैसे देगा आपको मार्जिन बेनिफिट? नहीं देगा। आपको फ्यूचर बेचने का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा।
फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो, फ्यूचर शॉर्ट करने में जो मार्जिन लगेगा उस मार्जिन को आपको कम करना है, तो डिलीवरी में जो माल पड़ा हुआ है उसको आप प्लेज कर दो, प्लेज कर दोगे, आधा मार्जिन आप वहां से इस्तेमाल कर लो। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मार्जिन बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट सिस्टम को बताना पड़ेगा प्लेजिंग करके। प्लेजिंग कर दोगे आप, आधा जो है, जो आपको प्लेजिंग करने पर मार्जिन मिलेगा उसका आप यूज कर लेना आधा। मान लो 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए, तो 75,000 रुपया आप प्लेज्ड मार्जिन यूज कर लो, 75,000 रुपए कैश मार्जिन कर लो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपको यह समझना होगा कि मार्जिन गुरु क्या है। मार्जिन इज योर फ्रेंड। मार्जिन लौट के आएगा, वापस पूरा आएगा। यदि आपका व्यू सही है तो मार्जिन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। तो नेवर कंसीडर मार्जिन एज योर एनिमी, इट्स योर फ्रेंड। कि जो मार्जिन है वो पूरा लौट के आएगा। आपने जो है एक फ्यूचर पे लॉन्ग हो, दूसरे पर शॉर्ट हो, सिस्टम को बता दिया कि भैया हम बैलेंस्ड पोजीशन है, स्प्रेड है हमारा, तो उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी। जब आपने हेजिंग की तो आपने डिलीवरी को प्लेज करके आधा मार्जिन वहां से उठा लिया, तो सिस्टम जो है आपको अलाउ करेगा आधे कैश मार्जिन के साथ फ्यूचर को सेल करना, अलाउ करेगा सिस्टम। तो सिस्टम को पता है कि भैया जी आपकी रिस्क मैनेज्ड है, रिस्क कम है। देखिए मार्जिन जो हमने शुरू से बताया, वो मार्जिन क्यों मांगा आपसे, क्योंकि ब्रोकर, सेबी, एनएसई, दे डोंट वांट रिस्क ऑन देयर हेड। उनको अपने सर पे रिस्क नहीं चाहिए, खतरा नहीं चाहिए, तो आपकी रिस्क आपके सर पे, और ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो सुनिश्चित कैसे करेंगे, या तो आपकी दोनों चीज, या तो आपकी दोनों चीज पोजीशन टैब में हो, फ्यूचर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो वो इमीडिएट मार्जिन दे देंगे बेनिफिट आपको। जैसे ही आपका स्प्रेड खत्म हुआ आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। यदि मार्जिन पहले से ब्लॉक है आपका लॉन्ग पोजीशन में और आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी तो आपका मार्जिन रिलीज हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपने स्प्रेड बनाया है। अब आपने स्प्रेड नहीं बनाया, आपने हेजिंग करी और आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए, तो आप डिलीवरी को पहले प्लेज मारिए और फिर जो प्लेज्ड मार्जिन मिले उस आधे मार्जिन का इस्तेमाल करके आप आधा कैश मार्जिन देके आप फ्यूचर शॉर्ट कीजिए। तो कुल मिला के चाहे आप प्लेज करो या आप स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट करो, दोनों आपको जो मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ 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 इसलिए मिल रहा है बिकॉज आपकी रिस्क कम है। आपने रिस्क जो है अपने ऊपर ले ली, और ये बात पता है, किसको पता है, ये बात पता है आपके ब्रोकर को, ये बात पता है एनएससी को, क्योंकि उन्होंने तो प्लेज किया हुआ है, उन्होंने ही तो आपको कैश मार्जिन दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको स्प्रेड बेनिफिट तब मिलेगा जब आप उन पोजीशंस को पोजीशन टैब में बनाएं। पोजीशन टैब में जो होगा वो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट पोजीशन टैब की होगी। हेजिंग में अगर आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए है तो ग्रुप पहले प्लेज करो, डिलीवरी को प्लेज करो। आपको पहले सिस्टम को बताना होगा कि भैया हम डिलीवरी गिरवी रख रहे हैं तो हमें मार्जिन बेनिफिट दे दो। सिस्टम को पता पड़ गया कि भैया ये बंदा जो है डिलीवरी पर रिस्क लेने को तैयार है, तो वो मार्जिन कम मांगेंगे आपसे। इन द एंड उनको रिस्क नहीं चाहिए अपने सर पे, आपको बताना पड़ेगा कि गुरु हम अपनी मैनेज रिस्क ऐसे कर रहे हैं। पोजीशन टैब में मैनेज है तो उनको पता पड़ जाएगा, डिलीवरी हेज है, डिलीवरी प्लेज है, तो उनको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग चीजें हैं, कृपा करके मिक्स मत कीजिएगा। लेकिन ब्रॉडली जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, द मोर रिस्क द मोर मार्जिन। जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगी वैसे वैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे रिस्क घटेगी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी। दिस इज द सिंपल रीजन, सिंपल रिलेशनशिप इन बिटवीन मार्जिन एंड रिस्क। ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको मार्जिन कम लग रहा है और रिस्क ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो एनएसई और बीएसई और जो जितने भी यहाँ पे जहां पर भी ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो बैठ जाएगी मंडी, क्योंकि लोग इन चीजों का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी कवर किया है कि व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है। और तब हमने आपको एक चैलेंज दिया था कि जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो भी विद्वान व्यक्ति आपको मिले और आपके सामने होशियारी झाड़े,
होशियारी दिखाए, एंड यू जस्ट वांट टू टेस्ट देयर इंटरेक्ट, जस्ट उनको टेस्ट करना चाहते हो, उनको आईना दिखाना चाहते हो, देन यू जस्ट आस्क देम सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्क। आप सामने वाले की रिस्क, सामने वाले को आईना दिखाना चाहते हो, सामने वाला बहुत उड़ रहा है, उससे इतना पूछ लीजिएगा कि जस्ट टेल मी, मुझे बताओ कि भाई व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है। तो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में क्या बोला था कि रिस्क क्या होती है, रिस्क प्राइस का ऊपर नीचे जाना नहीं होता, वैल्यू का, क्वालिटी का ऊपर नीचे जाना रिस्क होता है, जोखिम होता है। क्यों? क्योंकि यदि वैल्यू गिर गई तो प्राइस नहीं आती, वैल्यू गिर गई तो प्राइस आएगी या नहीं आएगी ये सवालिया निशान है, लेकिन यदि वैल्यू इंटैक्ट है तो प्राइस आएगी, वैल्यू अगर इंटैक्ट है तो प्राइस आएगी। पॉइंट यह है कि अगर वैल्यू इंटैक्ट है तो प्राइस आएगी ही आएगी। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि हमने बाजार से टमाटर लिया, घर टमाटर लेके आए, वो टमाटर हो गया बाजार में सस्ता आपकी खरीदारी के बाद, तो क्या आप टमाटर फेंक दोगे? क्या आप बाजार में दौड़ के जाओगे कि हम टमाटर जो है बेचना चाह रहे हैं? नहीं, आप उस टमाटर की क्वालिटी अच्छी है, आप घर में सब्जी बनाओगे, उसकी चटनी बनाओगे, एंजॉय। आप घबराओगे नहीं कि साहब हमने टमाटर लिया, टमाटर सस्ता हो गया। क्या आप करते हो ऐसा? नहीं। सेम टू सेम मार्केट है। मार्केट में यदि आपके पास अच्छा स्टॉक है, भाव टूटा है, क्वालिटी इंटैक्ट है, जस्ट होल्ड ऑन टू इट, उसको होल्ड कीजिए, भाव आएगा। आप सभी ने देखा होगा अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसमें जो गिरावट आई मार्केट में, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उन्होंने रिकवरी मार ली, सब रिकवर मार गए। जो लो क्वालिटी स्टॉक्स थे उन्होंने नहीं मारा, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमारी रिस्क है क्वालिटी का टूटना, प्राइस का टूटना नहीं। प्राइस तो ऊपर नीचे चलती रहती है। अब दोस्तों आपका सवाल होगा कि सर ये आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये कवर क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों कवर करना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर पोर्टफोलियो की चर्चा कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो मार्केट की उतार चढ़ाव में आपके पेट का पानी ना हिले, उसके लिए जरूरी है ये रिस्क टाइप समझना कि रिस्क होती कितने तरीकों की है, कि रिस्क होती क्या है, टाइप्स क्या है, रिस्क होती क्या है। क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ गया कि गुरु ये प्राइस का जो उतार चढ़ाव है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ये गेम का हिस्सा है, तो आप घबराओगे नहीं जब भाव टूटेगा। उल्टा आप क्या सोचोगे? हमें और खरीदना है, अच्छा माल सस्ते दाम पर और खरीदना है। नहीं तो लोग जो है रोतलू मुंह बना के बैठते हैं मार्केट जब टूटने पर। आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जितना ज्यादा उत्साहित हम अभी हैं उससे ज्यादा भरोसा हमें कब होता है? जब मार्केट नीचे होता है, तब हमने माल खरीदा है और आप सभी को बताया भी है कि भैया जी ये डिस्काउंट की सेल है, डिस्काउंट की सेल है। क्यों कहा हमने ऐसा? बिकॉज आई न्यू फॉर द फैक्ट, मुझे ये चीज पता थी कि प्राइस ऊपर नीचे चलती रहेगी, जब तक मेरे पास वैल्यू है प्राइस आएगी, जब तक वैल्यू इंटैक्ट है प्राइस को झक मार के वैल्यू की बात मानना पड़ेगी, प्राइस को हमेशा हमेशा वैल्यू के आगे झुकना पड़ेगा। सो यू फोकस ऑन वैल्यू। इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस क्वालिटी पर होता है, वैल्यू पर होता है। ट्रेडर का स्टॉप लॉस भाव पर होता है। तो यदि आप फ्यूचर की ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम चर्चा कर चुके हैं, आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। यदि आप डिलीवरी को हेज कर रहे हो फ्यूचर ट्रेडिंग करके, देन यू शुड फॉलो स्टॉप लॉस, और आपका स्टॉप लॉस प्राइस पर होना चाहिए। लेकिन डिलीवरी में जो माल पड़ा है वो तो सॉलिड गोल्ड है, क्वालिटी है। जब तक क्वालिटी इंटैक्ट है जस्ट होल्ड रखिए उसको अपने पास, समय दीजिए उसको, उसका नंबर आएगा, वो आपको पैसा कमा के देगा, निश्चित मानिए इस चीज को। अब दोस्तों चर्चा करते हैं रिस्क कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो आपको समझ में आ गया
कि रिस्क भाव का टूटना रिस्क नहीं है, वैल्यू का टूटना रिस्क है। यदि वैल्यू टूटती है कंपनी की तो रिस्क है, तो आपको घबराना चाहिए, तो आपको निकलने की सोचना चाहिए डिलीवरी में से। लेकिन यदि वैल्यू इंटैक्ट है, क्वालिटी इंटैक्ट है, मैनेजमेंट बढ़िया है, इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है, जस्ट एंजॉय। भाव गिरा है, एंजॉय, जस्ट वेट करो। और इसीलिए भाव गिरते समय भी आप पैसा कमा सके उसके लिए फ्यूचर है। लेकिन डिलीवरी का भाव टूटा है उसका दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या? लोग हैं भाई साहब, देखो, दुख मनाने के लिए लोगों को बहाने चाहिए। बहाने क्या होते हैं? बहाने ये होते हैं, भैया हमें डिलीवरी में लॉस हो गया, भाव आएगा डिलीवरी का उनका भी, लेकिन सब दुख मनाना है कि जब फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो गया, डिलीवरी में लॉस है, डिलीवरी में टाइम लग रहा है, तो दुख मनाना है तो कोई भी मना लो भैया। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी में जो भाव टूटा है वो आएगा। फ्यूचर में मैं जो शॉर्ट हूं वो इसलिए हूं ताकि एक तो मैं प्रॉफिट कमा सकूं गिरावट में, मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, उस पैसे को मैं या तो घर ले जाऊं अथवा उस पैसे से डिलीवरी में और माल उठा लूं, और माल अच्छे और अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीद लूं, ताकि मेरी जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं? एवरेज प्राइस कम हो जाएगी आपकी। आपने ऊपर शॉर्ट किया, नीचे भाव आया, आपका प्रॉफिट हुआ शॉर्ट में, आपके पास पैसा आ गया, आप उसको घर नहीं ले जा रहे, आप अच्छा माल सस्ते दाम पर और खरीद रहे, तो आपके जो पोर्टफोलियो की उस स्टॉक की एवरेज प्राइस होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा? अगली बार जब रिकवरी मारेगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा दोस्त, ज्यादा होगा प्रॉफिट। इस फैक्ट पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। जो हमने पिछले सेशन में समझाया था कि कोई स्टॉक है, भाव चढ़ा, फिर भाव गिरा, तो भाव जब गिरा वो आपने इस लेवल पे और माल खरीदा, तो जब दोबारा आप चढ़ोगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा पिछली बार की तुलना में, बिकॉज इस बार जो गिरा है उसमें जो गिरावट में आपने प्रॉफिट बनाया है फ्यूचर में, उसके जरिए आपने नीचे के दाम पर, सस्ते दाम पर अच्छा माल और ज्यादा बटोर लिया, आपकी एवरेज प्राइस कम हो गई। दूसरी बार जब आप ऊपर जाओगे उसी लेवल पर तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये हो गया रिस्क का कंसेप्ट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जब तक क्वालिटी इंटैक्ट है। अब दोस्तों, दुनिया क्या है? दुनिया ताश का महल है। ताश के महल की खासियत क्या है? अगर एक पत्ता हिल जाए तो पूरा महल धराशायी हो जाता है। हवा का एक झोंका आए पूरा महल भर भरा के नीचे गिर पड़ता है। लाइक वाइज ये दुनिया है, ये दुनिया है। और ये दुनिया की जो रिस्क है जिसमें ताश का महल पूरा भरभरा के गिर पड़ता है, ये एक ऐसी रिस्क है जिससे हम बच नहीं सकते। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या है? अगर एक ये हिस्सा गिरा तो बारी बारी से सब गिरते चले जाएंगे, सब गिरते चले जाएंगे, अनंत काल तक जितने ये वेज हैं सब गिरते चले जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। इसी चीज को आप पेट्रोल डीजल से समझिए। कच्चे तेल का दाम बढ़ा तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो सब्जी के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए तो आपका खर्चा बढ़ गया, आपका खर्चा बढ़ गया तो आप जो सर्विस देते हो, जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, आपने उनके दाम बढ़ा दिए। आपने अपनी कंपनी में कहा होगा आपने कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई तो सरकार महंगाई भत्ता देती है तो आपकी सैलरी बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है? थिंग्स आर रिलेटेड। कहीं भी थोड़ा सा कोई चेंज होता है तो वो चेंज ट्रांसफर होता है, एक से दूसरा, एक से दूसरा, एक से दूसरा, इस प्रकार से चेंज चलता रहता है। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। और डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है? कई बार चेंज एम्पलीफाई होता चला जाता है, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, किन देशों के बीच में हुआ? यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। हम तो साहब बहुत दूर हैं, लेकिन प्रभाव पड़ा ना हमारे ऊपर। ये देखो आप, ये तो फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध पास में है। आप चले जाइए 2008 में, 2008 में हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में। और जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो अमेरिका में हुआ, 7 समंदर पार। फिर भी उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रभाव हम सभी पर पड़ा, बराबर पड़ा।
और सभी लोगों को नुकसान हुआ था उसका। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये डोमिनो इफेक्ट है, ये ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनसे आप बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। पेट्रोल डीजल का अगर दाम बढ़ा है तो आप पर प्रभाव मार के जाएगा। वो किस प्रकार से मारेगा वो एक चर्चा का विषय है, कितना प्रभाव पड़ेगा वो एक विवाद का विषय है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। उदाहरण के रूप में आपको अच्छे से ध्यान होगा, अभी 5-6 साल पुरानी बात है, जब अटल ये मोदी जी आए थे, मोदी जी के पहले की समस्या है। क्या समस्या है? एनपीए, एनपीए क्राइसिस। एनपीए क्राइसिस क्या था साहब? बड़े बड़े बैंक थे, उनसे व्यापारियों ने पैसा लिया था, बहुत ज्यादा पैसा लिया था, उन्होंने कर्जा चुकाना बंद कर दिया। अब जिस बड़े व्यापारी ने बड़े बैंक से कर्जा लिया है तो उसने छोटे बैंकों से भी कर्जा लिया था, तो उसने जब बड़े बैंकों को कर्जा चुकाना छोड़ छोड़ दिया तो छोटे बैंकों का कर्जे की तो बात भूल जाओ, उसने छोटे बैंकों को अभी कर्जा चुकाना छोड़ दिया। अब बड़ा बैंक तो बड़ा बैंक है, उसके पास फंड ज्यादा है, समाउ दे कैन मैनेज, लेकिन छोटा बैंक कैसे मैनेज करे? छोटा बैंक कैसे मैनेज करे? छोटे बैंक की तो दिक्कत है, तो छोटा बैंक बैठ गया। दूसरा, चूंकि पुराने कर्जे पर तलवार लटक गई तो बैंकों ने नए कर्जे बांटने बंद कर दिए। नए कर्जे उन्होंने उन कंपनियों को भी नहीं बांटे जो कंपनियां अच्छी थी। कहावत आपको याद है, गेहूं के साथ, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसलिए जो कुछ बड़ी कंपनियों ने घोटाले किए, कर्ज नहीं चुकाया, उसका प्रभाव उन कंपनियों पर भी पड़ा जिन्होंने कर्जा समय पर चुकाया, जो कि बढ़िया काम कर रही थी, उनको भी लोन मिलना बंद हो गए। लोन मिलना बंद हो गए तो कंपनियों ने अपना धंधा बढ़ाना बंद कर दिया, बिजनेस एक्सपेंशन कम हो गया। बिजनेस एक्सपेंशन कम हो गया तो भाई साहब पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े से कुछ बड़े बड़े जो घराने थे उनमें प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपना कर्जा नहीं चुकाया, छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम बड़ी होती चली गई और उसका जो असर है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो पूरी इकोनॉमी को भुगतना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिस्क है वो छोटी सी रिस्क थी लेकिन बड़ी होती चली गई। बाद में पता पड़ा कि ये तो इकोनॉमी की लेवल की प्रॉब्लम है, सब लोगों ने ऐसा कर रखा है, तो पूरी जो अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार है वो धीमी हो गई। सब पर प्रभाव पड़ा, बराबर प्रभाव पड़ा, किसी पर कम पड़ा होगा, किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा, बट बाई एंड लार्ज सब पर पड़ा। तो ये जो रिस्क थी, इस रिस्क को क्या बोलते हैं? ऐसी रिस्क पिछली बार भी आई है, भविष्य में भी आती रहेगी, ये तो चलता रहेगा। तो सवाल उठता है इस रिस्क को क्या बोलते हैं? इस रिस्क को बोलते हैं सिस्टमिक रिस्क, या आप इसको सिस्टमैटिक रिस्क भी बोल सकते हैं। जो आपको बोलना है वो आप बोल दीजिए। कहने का मतलब यह है कि ये जो सिस्टमिक रिस्क है ये हमेशा रहेगी। पिछली बार एनपीए क्राइसिस था, भविष्य में कोई और क्राइसिस होगा। ये जो रिस्क है वो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी और बराबर रहेगी। ये वाली रिस्क कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बैठ गई, इकोनॉमी बैठ गई, कुछ नहीं कर सकते। रूस यूक्रेन युद्ध का दुष्प्रभाव हम सभी पर पड़ा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 सब पर प्रभाव पड़ा। 2001 .com बस्ट हुआ, सब पर प्रभाव पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क मतलब ये सिस्टम की रिस्क है, सिस्टम की रिस्क है, और हम सिस्टम में बैठे हुए एक छोटे से प्राणी हैं। हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम का हिस्सा है, हमने जिन कंपनियों में निवेश कर रखा है वो सिस्टम का हिस्सा है। तो सिस्टम पर जब रिस्क आएगी तो पूरा सिस्टम बैठेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा सिस्टम बैठेगा। इसलिए आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि अभी जब मार्केट टूटा था तो सारे स्टॉक बैठे थे, सारे स्टॉक बैठे थे। हो सकता है एक दो स्टॉक चढ़ गए हों ऊपर। तो पॉइंट हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पॉइंट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सिस्टमिक रिस्क है, ये सब पर प्रभाव डालेगी। हो सकता है कुछ एक दो स्टॉक हों वो न्यूज फ्लो के साथ ऊपर चले जाएं, लेकिन वो टेम्पररी होगा, वो केवल उस कंपनी का प्रभाव होगा, उस कंपनी के रिलेटेड न्यूज फ्लो आया हो उसका प्रभाव होगा। लेकिन
उस कंपनी पर भी प्रभाव पड़ेगा। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मान लो अगर सिस्टमिक रिस्क नहीं होती तो क्या पता वो स्टॉक और ज्यादा चल जाता, क्या पता वो स्टॉक और ज्यादा चल जाता, इट्स पॉसिबल। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि सिस्टमिक रिस्क से आप बच नहीं सकते, इसलिए इससे डरना नहीं है। सिस्टमिक रिस्क से आप बच नहीं सकते तो क्यों डरना भैया। सिस्टमिक रिस्क आएगी, सब बैठेंगे स्टॉक्स, इट्स अ फाइन, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट मोर। वो हमारे सामने एक अवसर है नीचे के लेवल पर अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीदने का। सिस्टमिक रिस्क है, सिस्टमिक दुर्घटना हुई है, सिस्टमिक खतरा है, भाव टूटा है, रिकवर मारेगा, पूरा सिस्टम बैठा है, तो हमें डरना घबराना नहीं है। जब गिरेगा नीचे सिग्नल मिलेगा हम खरीदेंगे और डरेंगे घबराएंगे नहीं। दूसरा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 7 मुड़ी के हो जाओ, रावण की तरह आपके 10 दिमाग हो जाएं, फिर भी आप नहीं बच सकते इससे। बिकॉज आप लोग, इन द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ग्लोबल सिस्टम है, जियो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है, जियो इकोनॉमिक्स है, इन सब का प्रभाव हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। तो इनके बारे में चिंता नहीं करने का, अवगत होना जरूरी है, बट रातों की नींद खराब कर लेना, ये घबरा जाना कि भैया अब रिकवरी नहीं मारेगा, कुछ नहीं होगा, अब तो सब डूबने वाला है, अब कुछ नहीं बचेगा, ये काम इकोनॉमिस्ट का है, निवेशक का नहीं। अब आपको एक बात बताएं, डॉक्टर और इकोनॉमिस्ट दो प्राणी होते हैं, डॉक्टर और इकोनॉमिस्ट, ये केवल बुरे वक्त में याद आते हैं। यदि डॉक्टर बीमारी की बात ना करे तो डॉक्टर को कौन सुनेगा, बताओ आप हमें। यदि आपको बीमारी नहीं है, यदि आप बीमार नहीं है, तो आप डॉक्टर के दरवाजे पर क्यों जाओगे, वाई। सेम इकोनॉमिस्ट का है, इकोनॉमिस्ट का धंधा तभी चलेगा जब इकोनॉमी बैठ जाए, तो वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं वो इकोनॉमिस्ट, भैया गिर गया गिर गया गिर गया, मिट गया मिट गया मिट गया, बिकॉज उनका धंधा यही है, रोना। अगर वो रोए नहीं, अगर वो ये बोलेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कौन उनको सुनेगा, कौन उनको नौकरी देगा, कौन उनसे लाखों रुपए की फीस देके उनसे एडवाइजरी लेगा, नो बडी। तो उनको रोना बनता है, उनके धंधे का हिस्सा है वो रोना। लाइकवाइज डॉक्टर, डॉक्टर का ये कार्यक्रम है कि तुम बीमार हो, अगर आप बीमार होगे तभी तो डॉक्टर की बात ध्यान से सुनोगे, नहीं तो कौन सुनता है डॉक्टर की बात ध्यान से। तो इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर ये दोनों बुरे समय में याद आते हैं, इसलिए ये दोनों रोते रहते हैं, खास तौर पर इकोनॉमिस्ट। उसकी बात में वजन तभी आएगा जब वो बर्बादी की चर्चा करेगा। फिर सुनिए, इकोनॉमिस्ट की बात में दम तभी आएगा, तभी लोग उसको सुनेंगे जब वो ये कहेगा कि बर्बादी होने वाली है। अगर वो ये कहेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कोई नहीं सुनने वाला उसको। तो आपको डरना घबराना नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि सिस्टमिक रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क से आप बच नहीं सकते, तो टेंशन काहे की। हम लोग एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर इंपैक्ट डालती हैं, और प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, बच नहीं सकते इससे। सिस्टमिक रिस्क से बच नहीं सकते, ये रहेगी ही रहेगी। इसमें भी क्या होता है, कई बार होता है कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, समहाउ दे मैनेज, किसी प्रकार से वो कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनका हम पर दुष्प्रभाव ना पड़े। जैसे भारत ने किया, अभी भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद लिया, दुनिया में कच्चे तेल का दाम महंगा था, भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल उठा लिया, फिर भी क्या हम बच पाए महंगाई से, जवाब है नहीं। थोड़ा बहुत प्रभाव कम पड़ा, बट इफेक्टिवली प्रभाव तो सब पर पड़ा। ठीक इसी प्रकार से कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कुशल है, तो वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत कोशिश करेगा जिससे उस पर बुरा प्रभाव ना पड़े, बट इन द एंड बुरा प्रभाव सब पर पड़ता है सिस्टमिक रिस्क का। सिस्टमिक रिस्क से आप बच नहीं सकते। एक आध कंपनी है जो बच जाएगी, या जो आपको दिखाएगी कि साहब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मंदी में भी किया, तो वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर सेगमेंट की। जैसे आपको उदाहरण दें, साल 2008 की, साल 2008 में मार्केट टूट गया, लेकिन अमेरिका में हार्ले डेविडसन की सेल बहुत बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई हार्ले डेविडसन की, तो अमेरिका में उस समय हार्ले डेविडसन ने कैंपेन चलाई कि गुरु तुम्हारी नौकरी छूट गई, लेट्स गो ऑन राइड,
नौकरी छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप राइड पर जाओ, और राइड पे जाएगा बंदा तो हार्ले डेविडसन खरीदेगा। तो लोगों ने बड़े पैमाने पर हार्ले डेविडसन खरीदी। तो मंदी के दौरान भी हार्ले डेविडसन की जो सेल है, हार्ली की जो सेल है वो बढ़ गई। बट ये कंपनी, एक आध दो कंपनी का मामला है, अपन बात कर रहे हैं ब्रॉडर लेवल पर। आपके पोर्टफोलियो में अकेली तो, अगर आप अमेरिका में हो तो अकेले आपके पोर्टफोलियो में हार्ली तो होगी नहीं, आगे अकेली तो हार्ले डेविडसन होगी नहीं, आपके पोर्टफोलियो में अन्य स्टॉक्स भी होंगे। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो सिस्टमिक रिस्क है इससे आप बच नहीं सकते। भले ही कंपनी अच्छी हो, भले ही देश में सरकार अच्छी हो, भले ही आपकी कंपनी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे भैया आप बच गए, दैट इज एक्ट ऑफ शेयर लक। क्या हो सकता है एक कंपनी बच जाए, आपका पूरा पोर्टफोलियो तो ब्लीड करेगा। एक कंपनी में आपको प्रॉफिट है, पूरे पोर्टफोलियो में लॉस है, इन द एंड इट्स लॉस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टमिक रिस्क है इससे आप बच नहीं सकते, इसलिए इससे डरिएगा मत। ये रहेगी, ये रहेगी, इसके साथ हमें जीना है, मरना है, इसी के साथ रहना है। सिस्टमिक रिस्क को बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। आपको जो बोलना हो वो बोल दो, आप मतलब समझो। आपको पता है गुलाब की खुशबू ऐसी आती है, ठीक है, फिर हमने आपसे कहेंगे यार ये गेंदा है, तो आप क्या कहोगे, नहीं भैया ये तो गुलाब है, क्योंकि आपको पता है गुलाब की स्मेल कैसी होती है, गुलाब की फ्रेग्रेंस कैसी होती है। लाइकवाइज आप कॉन्सेप्ट समझो सिस्टमिक रिस्क का, सिस्टमेटिक रिस्क का, फिर आपको जो कहना हो वो कह देना, आप कुत्ता बिल्ली जो कहना हो वो कह दो। आप पॉइंट क्या है, आप समझो कि सिस्टमिक रिस्क रहेगी 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 रहेगी। अब बात आती है, रिस्क होती है जिसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमिक रिस्क। वो क्या होती है कि एक कोई फैक्ट्री थी एबीसी कंपनी की, उसमें जो है हड़ताल हुई, उसका प्लांट बंद हो गया, उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो गया, उस कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो गई, उस कंपनी का कैश फ्लो खराब हो गया। लेकिन क्या इकोनॉमी खराब हुई? टेल मी, नो नो नो। केवल उस कंपनी पर प्रभाव पड़ा, उस कंपनी पर प्रभाव पड़ा। तो ये क्या है? ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमिक रिस्क है। मतलब इस रिस्क से आप बच सकते हो। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, एक कंपनी विशेष में हड़ताल हुई है, उस कंपनी पर इफेक्ट है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, एक कंपनी में हड़ताल हुई तो वो कंपनी का भाव बढ़ जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो थोड़ा लाल होगा, आपका पोर्टफोलियो आपका फिर भी हरा होगा, अन्य कंपनियां फिर भी हरी होंगी। तो ये जो रिस्क है ये अनसिस्टमिक रिस्क है। और अनसिस्टमिक रिस्क से बचने का तरीका क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पोर्टफोलियो में कई सारी कंपनियां रखते हैं, क्यों? ताकि एक आध कंपनी में अगर गिरावट आए तो आपके पोर्टफोलियो में पूरा पोर्टफोलियो गिरे ना, पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो बराबर बना रहे। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कई सारी कंपनियां रखते हो। तो सिस्टमिक जो रिस्क है उससे आप बच नहीं सकते, वो तो पूरे पोर्टफोलियो पे पड़ेगा। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क से आप बच सकते हो पोर्टफोलियो में कई सारी कंपनियां लेकर। एक कंपनी पर पड़ेगा दुष्प्रभाव, दूसरी पर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों उदाहरण देखिए, आप अमेरिका में कहते हैं मंदी, ऐसा मंदी है, मंदी का दुष्प्रभाव भारतीय आईटी कंपनियों पे पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों का धंधा अमेरिका से मिलता है बहुत ज्यादा, मेजोरिटी बिजनेस अमेरिका से आता है। तो चलो ठीक है, मान लिया अमेरिका में मंदी है, आईटी सेक्टर पर दुष्प्रभाव पड़ा है, तो आप सवाल का जवाब दीजिए, तो क्या इसका मतलब है कि भारतीय जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा? जवाब है नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ये अनसिस्टमिक रिस्क है। आईटी सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ा है, खेती बाड़ी पर इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अनसिस्टमिक रिस्क है, इससे आप बच सकते हो। कैसे बचोगे आप? कि भैया आईटी कंपनी में भी आपको निवेश करना है तो आप एक दो कंपनी आईटी सेक्टर से ले लो, एक दो कंपनी फार्मिंग सेक्टर से ले लो। आप सेक्टर डाइवर्सिफाई कर दो, आप सेक्टर डाइवर्सिफाई कर दो। कंपनी ज्यादा लेना है और कई सारे सेक्टर से, एक आध दो ऑटो से, एक आध दो फार्मा से, एक आध दो आपने आईटी से ले ली। इस प्रकार से आप सेक्टर की जो रिस्क है उसको भी कम कर सकते हैं।